स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले से अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को किया परिभाषित। एएमयू मामले में 3 जजों की नई बेंच उसके अल्पसंख्यक दर्जे की बहाली पर करेगी फैसला। महाराष्ट्र के धुले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा, कहा महाअघाड़ी ने विकास को किया ठप। जनता से की अपील, प्रगति के लिए चुने भाजपा गठबंधन महायुति। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की वापसी वाले प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष के सदस्यों में तनातनी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री का बड़ा बयान, कहा देश हित में लिए गए फैसले को कभी भी नहीं होने देंगे वापस। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंडी गठबंधन पर संविधान को तार-तार करने का लगाया आरोप, कहा वीवीआईपी कल्चर के सबसे बड़े प्रतीक अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी पार्टी नेता। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की भारत की तारीफ, कहा भारत दशकों से रहा है हमारा स्वाभाविक साझेदार और सहयोगी। ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस के संयुक्त सहयोग का है उदाहरण। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले से अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को परिभाषित किया है। एएमयू के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की नई बेंच अब इस बात का फैसला करेगी कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल होगा या नहीं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने आज इस मामले में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 और 3 से 1967 के अजीज बादशाह मामले में दिए गए उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसके आधार पर एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार किया गया था। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले में दिए गए निष्कर्षों के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से निर्धारित करने का काम 3 जजों की बेंच पर छोड़ दिया है। साल 2019 से सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच से मामले को 7 जजों की बेंच को दे दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पादरीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और एससी शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर सुनवाई की, जिसमें हाई कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं होने का फैसला दिया था। हाई कोर्ट ने यह फैसला साल 2006 में दिया था। 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बादशाह में, जिसमें एएमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवर रूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है, वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है। और क्या एएमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुलपति नाइमा खातून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और अगली कार्रवाई के लिए अपने कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। Honor the judgment, that's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal experts, we will discuss and we'll wait for the next course of action and we will have discussion with our legal experts. We have a team of legal experts. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक मामले को लेकर मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। ये जजमेंट आया है, अभी मैंने भी जैसे आपकी तरह टीवी पर सुना है और इस जजमेंट को हम वेलकम करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तमाम ह्यूमिलिटी के साथ में। और
आगे की तो कोई भी चीज़ नहीं कही जा सकती जब तक कि पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा जाए, लेकिन इसको अगर हम दो जुमलों में बात करें, दो वाक्यों में, तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और इसको हम वेलकम करते हैं। बहुत अहमियत है AMU में जितने भी लोग हैं उनके लिए, और उनको खुशी है इस बात की कि भाई ये जजमेंट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के धुले में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी में ड्राइवर सीट के लिए ही झगड़ा है। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है, और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। साथियों, राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाअघाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड में एक जनसभा में कहा कि विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीनों को छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चाहती है कि आदिवासियों के बच्चे भी पढ़े लिखे और डॉक्टर इंजीनियर बने। नया शब्द निकाला है, विकास। विकास का मतलब जहां भी आदिवासियों की जमीनें उठा के ले जाओ, यह है इनका विकास। और हम चाहते हैं कि अगर आपकी जमीन जाए तो आपसे पूछ कर जाए, और अगर आपने अपनी जमीन दी तो आपको उस जमीन का सही दाम मिले। हम चाहते हैं कि आदिवासियों को शिक्षा मिले, उनके बच्चे, आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक विधानसभा क्षेत्र सांगली भी है और इस सीट पर बीजेपी ने 2 बार के विधायक सुधीर गाडगिल को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने एक बार फिर पृथ्वीराज पाटिल पर भरोसा किया है। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय मैदान में कूदी जयश्री पाटिल ने यहां के चुनाव को बहुकोणीय बना दिया है। क्या है सांगली का सियासी मिजाज, देखते हैं संवाददाता नीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। वारणा और कृष्णा नदी के संगम पर बसा है सांगली शहर। कृष्णा नदी की काया तो दुर्बल है ही, लेकिन वारणा नदी का मिलन उसे अलौकिक होने का दर्जा दिलाती है। शहर में स्थित है सांगली विधानसभा की सीट, जो पूर्व में कांग्रेस का गढ़ रही है। कांग्रेस के इस अभेद किले को साल 2014 में बीजेपी के सुधीर गाडगिल ने ध्वस्त किया था। सुधीर PNG ज्वेलर्स के मालिक हैं और सियासत के सधे हुए खिलाड़ी भी, जो लगातार 2 बार के विधायक हैं और तीसरी बार चुनावी शंखनाद में कूदे हैं। बीते 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने अपने विधानसभा में सांगली इस्लामपुर हाईवे, साथ ही 109 साल पुराने इरविन ब्रिज के समानांतर ब्रिज का निर्माण, हरिपुर में पुल, विश्राम बाग और चिंतामणि नगर में ऐसे ही अनेकों विकास कार्य करवाए हैं। इसके साथ ही ये अपने क्षेत्र में 4000 करोड़ की निधि से विकास कार्य कराने का दावा भी करते हैं। सांगली जिले में एक बड़ा कोई उद्योग आए, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। उसके वजह से एंसिलरी और कुछ अपने तैयार होंगे और यहाँ के युवकों को हाथ को काम मिलेगा। ऐसा ही है कि ये अभी तक छूटा जो काम है वो पूरा अगले 5 वर्ष में ही करना है। कांग्रेस के कद्दावर प्रत्याशी पृथ्वीराज पाटिल 2019 में सांगली सीट से 7000 मतों के अंतर से हार का स्वाद चख चुके हैं।
जनता के जज्बातों को टटोलने में माहिर पृथ्वीराज क्षेत्र में सिर्फ पुल के निर्माण को विकास नहीं मानते। कृष्णा नदी की सफाई, शहरी लोगों को शुद्ध पेयजल और उत्तम सड़कें और साथ ही शहर में एयरपोर्ट का निर्माण जैसे मुद्दों के साथ सांगली की फिजा बदलने का दावा भी करते हैं। जनता मेरे काम पे खुश है, मेरे संपर्क पे खुश है और बगावत होते हुए भी मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि आम जनता मुझे सपोर्ट करेगी, मुझे चुन के देगी। वहीं कांग्रेस से बागी बनकर मैदान में ताल ठोकने उतरी जयश्री पाटिल अपने पति की सियासी जमीन पर सांगली की सियासत को आंच दे रही है। जयश्री पाटिल लोकसभा सांसद विशाल पाटिल की भाभी और दिवंगत राज्य मंत्री प्रमुख कांग्रेस नेता मदन पाटिल की पत्नी है। जयश्री महिलाओं के मुद्दे को लेकर के मैदान में है। इस इलाके में बहुत सी समस्या है, साफ सुथरा पीने का पानी और महिलाओं के लिए घर बैठे काम चाहिए और इधर इंडस्ट्री भी नहीं है, तो एयरपोर्ट ड्राईपोर्ट इधर चाहिए। इसके वास्ते इंडस्ट्री भी बढ़ जाएगी और महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे काम करना है। महाराष्ट्र की सियासत में सांगली पैटर्न की खूब चर्चा होती है। जब लोकसभा चुनावों में अपनों ने ही अपनों का खेल बिगाड़ा था। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले तीसरी बार मैदान में नहीं उतरने की घोषणा करने वाले सुधीर दादा सांगली पैटर्न का शिकार बनते हैं या बाजी मार जाते हैं। खतरा कांग्रेस के पृथ्वीराज पाटिल को भी कम नहीं है। फैसला 23 नवंबर को होना है। भाजपा प्रत्याशी के पास विकास का ब्लूप्रिंट है तो कांग्रेस प्रत्याशी भी बीते 5 सालों से जनता के नब्ज टटोलने में जुटे हैं। अब देखना है यहाँ की जनता क्या फैसला लेती है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, सांगली। झारखंड विधानसभा चुनाव में भावनाथपुर विधानसभा भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर बीजेपी और जेएमएम के बीच कड़ा मुकाबला है। देखिए भावनाथपुर विधानसभा से डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल की ये रिपोर्ट। भवनाथपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर भानु प्रताप शाही को चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भानु प्रताप शाही ने यहां से बीजेपी को पहली बार जीत दिलाई थी, तो वहीं जेएमएम ने झारखंड सरकार में रहे पूर्व मंत्री अनंत प्रताप देव को इस चुनावी रण में उतारा है। भवनाथपुर झारखंड के गढ़वा जिले के भवनाथपुर ब्लॉक में एक छोटा सा शहर है जो जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। भवनाथपुर के आसपास के शहरों में गढ़वा, कोटा, हुसैनाबाद और रेणुकूट शामिल हैं। भवनाथपुर विधानसभा 1951 में अस्तित्व में आई। 1952 में राजेश्वरी सरोज दास ने कांग्रेस के टिकट से जीत हासिल की। 1952 से लेकर 2009 तक इस सीट में 7 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। नगर उंटारी राज परिवार के सदस्य शंकर प्रताप देव ने 1962, 1967, 1972, 1980, राजेंद्र प्रताप देव ने 1985 और अनंत प्रताप देव ने 2009 में जीत हासिल की। भवनाथपुर विधानसभा में कुल मतदाता 4,40,321 हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,28,076 और महिला मतदाताओं की संख्या 2,12,245 है। झारखंड के भवनाथपुर से बीजेपी प्रत्याशी भानु प्रताप शाही का कहना है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा है। पूरे 5 साल जनता के जेब से पाकिटमारी कोई सरकार किया झारखंड बनने के बाद, तो उस सरकार का नाम हेमंत सोरेन है। भवनाथपुर विधानसभा के जेएमएम प्रत्याशी अनंत प्रताप देव का कहना है कि 5 साल में जेएमएम की सरकार ने जो विकास कार्य किया है, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। जो भी महत्वाकांक्षी योजना इस राज्य में चलाई जा रही है, निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा जो है प्रभावित हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि राज्य में 5 साल में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। जिले में पानी की मुख्य समस्या है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हम वोट करेंगे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है। आपका ब्लॉक हो, थाना हो, कोई भी चीज हो, कहीं पे भी आप जाइए तो आपका बिना पैसा का काम नहीं होगा।
भ्रष्टाचार के मुद्दा पे वोट होगा और परिवर्तन के लिए वोट होगा, बदलाव चाहिए। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों पर 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव में दोनों ही प्रत्याशी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भवनाथपुर विधानसभा में जनता किसके सर ताज सजाएगी। अपने सहयोगी वीरेंद्र तिवारी के साथ सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, झारखंड। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इंडिया गठबंधन और इसके नेताओं को घेरा है। उन्होंने कहा कि इस समय चुनाव का माहौल है। बीजेपी जहां विकास की बात कर रही है और देशवासियों को जोड़ने की बात कर रही है, वहीं जोड़ने वाली इस सोच को तोड़ने के लिए करप्ट और बांटने वाले इकट्ठा हैं। ये किस तरह का वीवीआईपी कल्चर है, या इसको कहे कि वीवीआईपी कल्चर है, ये पूछा जाएगा कि नहीं। इसके साथ छाती 26 इंच की, शर्ट 46 इंच की, लेकिन टीवी 88 इंच का। ये 28,91,587 रुपए का है। 46 की शर्ट पहनी, 88 का टीवी है, इस पे देखते क्या हो, ये पूछा नहीं जाएगा। और ये पत्रकार बंधु जो कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये अंदर जाना चाहते हैं तो कहते अंदर ना आना, लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, घर बुलाऊं कैसे। वैलिडिटी चैलेंज हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो जब इस तरह का प्रस्ताव विधानसभा में पारित होता है तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये लोग भारत विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। संविधान को अगर पढ़ें, राहुल गांधी पढ़ें, उमर अब्दुल्ला पढ़ें, तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी, ये क्षेत्र अधिकार जो है ये केवल और केवल पार्लियामेंट का है। कोई स्टेट असेंबली के क्षेत्र अधिकार में ये नहीं आता है कि वो इस तरह का प्रस्ताव पारित करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को वापस लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। हम देशहित में किए गए फैसलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, इसलिए अब कुछ भी हो जाए हम देशहित में लिए गए धारा 370 को कभी भी वापस नहीं होने देंगे। कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 वापस लाने के प्रस्ताव को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के इरादों को असफल प्रयास कहा। जब से जम्मू कश्मीर में केंद्र द्वारा धारा 370 और 35 को हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, अमन चैन स्थापित हुआ है। जिस तरह से हमारे भाजपा के विधायकों को मार्शल के द्वारा विधानसभा से बाहर किया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और इसको इस देश की जनता कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कांग्रेस फिर से इस जम्मू कश्मीर में अशांति बहाल करना चाहती है, वो कभी अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं होने वाली है।
जम्मू कश्मीर के बीजेपी महिला मोर्चा ने जम्मू के भाजपा मुख्यालय में आर्टिकल 370 के खिलाफ राज्य विधानसभा में गए प्रस्ताव के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी कर उनके पोस्टर जलाए। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस द्वारा आर्टिकल 370 की बहाली लाने के प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस प्रस्ताव को गैरकानूनी और लोकतंत्र परंपराओं के विरुद्ध बताया। तरुण चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में भाजपा विधायक देश के योद्धा बनकर देश विरोधी ताकतों का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाया गया प्रस्ताव गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, संवैधानिक परंपराओं के, लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। जिस 370 और 35A को 5 अगस्त 2019 को भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा ने परास्त कर दिया और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी समाप्ति पर मोहर लगा दी, उसके बाद विधानसभा में इस पर प्रस्ताव पास करना हास्यास्पद है, एक मजाक की तरह है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट और एनसीसी नेवल कैडेट्स ने यमुना को जीवंत करने के प्रयास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए दिल्ली में ओखला के समीप यमुना पर 371 मीटर की पवित्र चुन्नी चढ़ाई और यमुना स्वच्छता का संकल्प दोहराया। समारोह का उद्घाटन नर्मदा सेवक स्वामी दादा गुरु महाराज ने किया। ओखला स्थित प्राचीन शिव मंदिर के समीप यमुना घाट पर टीम द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट और एनसीसी नेवल कैडेट्स ने यमुना को पुनर्जीवित करने की मुहिम छेड़ी है। यमुना पर 371 मीटर की पवित्र चुनरी चढ़ाने के अभियान के लिए अखंड निराहारी मां नर्मदा सेवक स्वामी दादा गुरु महाराज का आगमन हुआ है, जो 1450 दिनों से अधिक समय से केवल मां नर्मदा के पवित्र जल पर जीवित हैं। बोट के सहारे एक छोर से दूसरे छोर पर चुन्नी चढ़ाई गई। हम ही दुनिया में हैं जो नदियों को माँ कह रहे हैं और माँ के रूप में पूजते हैं। आज बड़ी विडंबना है कि कहीं ना कहीं विसंगतियों के कारण जो सृजन के द्वार हैं वो आज विसर्जन के द्वार होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जन जागरण की आवश्यकता है। घर से उद्योग तक सभी का मल यमुना में गिरता है। हमारी संवेदनहीनता ने दिल्ली में यमुना का जीवन छीन लिया है। दिल्ली में यमुना जल में ऑक्सीजन नहीं है। द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट का उद्देश्य द्रौपदी से जुड़ी इंद्रप्रस्थ की धरती पर यमुना को पौराणिक स्थिति पर लाना है। यमुना और उनके शाश्वत आशीर्वाद के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए यह दिव्य अनुष्ठान हमारी नदी विरासत को सम्मान देने और उसकी रक्षा करने के लिए चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। जब बच्चों यहाँ पे एनसीसी के सेलिंग क्लब के सेल करने आते हैं, मैं 2-3 बार आई हूँ, बोट आगे नहीं बढ़ती है, तो इतना सिल्ट भर गया है। तो हमने कहा कि बच्चों को एक बार खुद एटलीस्ट ये लोग ये जागरूकता फैलाएं अपने समाज में, अपने घरों में, अपने स्कूलों में, कि हम अपनी तरफ से माँ यमुना को प्रदूषित नहीं करें। नेवल कैडेट्स ने यमुना स्वच्छता का संकल्प लिया। The main purpose of doing everything is to spread awareness that not only river Yamuna but every river, every water body in India is our mother. हमारा मेन मोटो ये है कि हमें सारा जो भी गंदगी है उसे क्लीन करना है और बाकी हमारी आज ड्राइव चली, सर्वे चले कि कैसे हम क्लीन कर सकते हैं इस यमुना को। इस दौरान बैग भी वितरित किए गए। मां यमुना को चढ़ाई गई चुनरी भक्ति, कृतज्ञता, उनकी पवित्रता और विरासत को बनाए रखने की प्रतिज्ञा का प्रतीक है। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और आइए सीधे रुक करते हैं महाराष्ट्र नासिक का, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। बढ़ता है। इतने दशकों तक देश में कांग्रेस और उसके साथियों ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, फिर भी गरीब रोटी, कपड़ा, मकान के लिए मोहताज रहा। लेकिन अब केवल 10 वर्षों के भीतर भीतर देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी की नीयत सही है। मोदी गरीब का सेवक बनकर काम करता है, आपका सेवक बनकर काम करता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि गरीब के खिलाफ ये लड़ाई केवल मोदी ने नहीं, देश के गरीब ने भी लड़ी, आप सबने लड़ी। आज महाराष्ट्र में 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 1.25 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल ये सुविधा मिलने लगी है। आज महाराष्ट्र के लगभग 7 करोड़ जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है। राज्य के 26 लाख से ज्यादा गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला है, उन्हें पक्के मकान दिए गए हैं। गरीबों के लिए ऐसे काम लगातार होते रहें, इसके लिए महाराष्ट्र में महायुति सरकार फिर से बननी जरूरी है। साथियों, डबल इंजन सरकार में विकास की गति डबल होती है, साथ ही योजनाओं का लाभ भी डबल हो जाता है। महाराष्ट्र के किसान आज इसका अनुभव कर रहे हैं। यहां किसानों को एक और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, साथ ही नमो शेतकरी महासम्मान निधि ये भी मिल रही है। यानी सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक मदद। और मैं मेरे किसान साथियों को बताना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र में फिर हमारी सरकार बनेगी तो ये 12,000 रुपये की मदद बढ़कर 15,000 रुपये हो जाएगी। महाराष्ट्र के लाखों किसान परिवारों को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, यहां सोयाबीन, कपास, धान और दूध उत्पादकों को भी आर्थिक मदद दी गई है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने से गन्ना किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। 10 वर्षों में करीब 80,000 करोड़ रुपए इथेनॉल की खरीद में किसानों को मिले हैं। देश का जो रुपया पेट्रोल खरीदने में विदेश चला जाता था, वो पैसा अब मेरे देश के किसानों को मिल रहा है, उनके पास जा रहा है। साथियों, मैं यहां के प्याज किसानों की भावनाएं भी समझता हूं, इसलिए प्याज के निर्यात में सहूलियत के लिए नीतियों में बदलाव किया गया है। साथियों, भारत की प्रगति के लिए महाराष्ट्र का तेजी से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा तभी भारत विकसित बनेगा। महाराष्ट्र किस स्पीड से आगे बढ़ सकता है, पिछले 2.5 वर्ष में महायुति सरकार ने दिखाया है।
आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में महाराष्ट्र बहुत आगे है। यहां हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में महाराष्ट्र में निवेश हो रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर कोई सरकार ये काम रोक दे तो क्या महाराष्ट्र आगे बढ़ पाएगा? हाथ तो हिला रहे हो, मुंह से भी तो बोलो। क्या महाराष्ट्र आगे बढ़ पाएगा? महाराष्ट्र के युवाओं को क्या रोजगार के अवसर मिल पाएंगे? अगर ये काम रुके तो महाराष्ट्र काफी पीछे छूट जाएगा। कांग्रेस और उसके साथी यही चाहते हैं, उनका यही एजेंडा है। महाराष्ट्र में कोई भी बड़ा काम होता है, ये लोग उसका विरोध करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। तो महाराष्ट्र के चुनावी संग्राम में यहां पर प्रधानमंत्री की चुनावी रैली नासिक महाराष्ट्र में। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।